नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है आयुष रैना। देश में जिस प्रकार का माहौल है उसमें पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना और फोकस करना ना थोड़ा मुश्किल हो रखा है। मैं इसलिए एक्नॉलेज कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से इससे गुजर चुका हूँ। साल 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद भारत ने जब वापसी कार्रवाई की थी ना, तो थोड़ा बहुत टेंस माहौल हो गया था। इट वॉज नॉट एज टेंस एज प्रॉबली टुडे, बट हाँ, कुछ जंग के आसार उस वक्त भी बन रहे थे। और डेफिनेट सी बात है, कोई भी व्यक्ति जब अपने अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहा होता है तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें पहले से ही चल रही होती है, और जब एक्सटर्नल चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो पढ़ाई पे ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूं जो आपके अटेम्प्ट को बचाने में आपकी मदद कर सकती हैं। कुछ पिटफॉल्स आपसे डिस्कस करना चाहता हूं ड्यूरिंग योर जर्नी, जो आपको नहीं फेस करने चाहिए। इसका जो बेसिस है वो मेरी खुद की जर्नी है, जिसमें मैं पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाया था, बट उसके बाद आई हैव गिवन मल्टीपल इंटरव्यूज इन द यूपीएससी। एंड सेकेंडली, मैं बहुत सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूं, जिनसे मैं जो जो चीजें सीखता हूं वो आपके बेनिफिट के लिए थोड़ा सा यहां पे शेयर करना चाहूंगा। दैट्स इट, दैट्स द ओनली पर्पस ओवर हियर। तो सबसे पहला जो इशू आता है, खास तौर पे जो लोग अब अगले साल 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2025 का प्रीलिम्स तो सर पे है, तो अब स्टार्ट करने वाला तो कोई होगा नहीं कि वो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो प्लीज 26 के लिए करे, 25 को भूल जाए। लेकिन जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उस समय आपको ऐसा लगता है कि यूपीएससी एग्जाम कुछ भी पूछ सकता है। आप कॉमेडी के स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखते हो कि ये कैसा सवाल पूछ लिया, फिर आप बहुत सारी शॉर्ट्स देखते हो, रील्स देखते हो कि ये रैंडम चीज़ें पूछ रहे हैं, है ना। इशू ये है, कंसर्न ये है कि हम भूल जाते हैं कि हम कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं। और स्ट्रीमलाइन करके करने का मतलब यह है कि हम बेसिकली हर सब्जेक्ट को एक दायरे में बांध सकते हैं, एक बाउंड्री में बांध सकते हैं कि इसके विद इन मैं पढ़ूंगा। इस बाउंड्री के अंदर भी मैं कुछ चीजों पे ज्यादा और कुछ चीजों पे कम फोकस दे सकता हूं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस देना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे एंशिएंट हिस्ट्री जब मैं पढ़ता हूं, या आर्ट एंड कल्चर प्लस एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ता हूं, तो मुझे बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर कुछ खास ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। सेम वे जब मैं पॉलिटी पढ़ता हूं तो मैं पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे सकता हूं, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकता हूं। हैविंग सेड दैट, इट डज नॉट मीन आप बाकी चीजें छोड़ दोगे। मेरा फिफ्थ पॉइंट इसी के बारे में है। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ मिस्टेक, आई विल कम टू दैट एज वेल। तो कहने का मतलब है कि हम एक स्प्रेड आउट प्रिपरेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, उस पर बाउंड्रीज लगा सकते हैं अगर हम स्मार्टली प्रिपेयर करते हैं। और ये बाउंडलेस स्कोप ऑफ प्रिपरेशन जो होता है कि कोई भी वीडियो आ रहा है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, किसी भी चैनल पे आ रहा है, उसको यूपीएससी के लिए रेलेवेंट समझना। इंस्टाग्राम की रील में आया था इसलिए सवाल पूछा गया, ये एप्लीकेबल होता है प्रीलिम्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस पे। बट अगर आप वो क्वेश्चंस नहीं भी करके जाते हो ना प्रीलिम्स में, इवन इफ यू डू 70 to 75 क्वेश्चन विद अ वेरी डिसेंट लेवल ऑफ एक्यूरेसी, आप प्रीलिम्स में कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फोकस नहीं लूज होना चाहिए। बाउंडलेस स्कोप ऑफ प्रिपरेशन सिंड्रोम के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि इसमें तो सब कुछ आ सकता है। तो इसको बाउंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सिलेबस को डाउनलोड करो। खास तौर पे मेंस प्रिपरेशन के अंदर तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। और मेंस की ताकत इतनी है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको रैंक ना दिलवाना चाहे, आप मेंस के थ्रू एटलीस्ट रैंक तो सिक्योर कर सकते हो सकता है आपकी सर्विस इधर उधर हो जाए, लेकिन रैंक आ सकता है। रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, दीपक गोदारा जी हैं, इस बार उनका 92 रैंक आया है एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट हिम। उनके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं मेंस में और एसए में मिला के। इंटरव्यू में उनको कम मार्क्स दिए हैं। तो इंटरव्यू एक ऐसी स्टेज है जो अनप्रिडिक्टेबल होती है। 151 मार्क्स दिए हैं उनको, मैं उनका वीडियो देख रहा था, तो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट और शाउट आउट किया मैंने उनको। तो बेसिकली आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन इतनी ताकतवर रख सकते हो अगर आप बाउंडलेस स्कोप सिंड्रोम को छोड़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कनेक्ट करके प्रिपेयर करते हो। बहुत सारी चीजें आगे भी डिस्कस करता रहूंगा मैं। आंसर राइटिंग मेनिया और आंसर राइटिंग को बिलिटल करना, दूसरी गलती क्या होती है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, कि वो या तो क्रिकेटिंग टर्म्स में आकाश चोपड़ा है या ग्लेन मैक्सवेल है। क्या फर्क है दोनों में? आकाश चोपड़ा ने जिंदगी में रिस्क नहीं लिया है और वो बहुत सीरियस लेता है बैटिंग को, इतना सीरियस कि वो पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक सिर्फ डिफेंस और अपनी विकेट की प्राइस बचा के रखता है। ऐसे व्यक्ति का भी सक्सेसफुल होना मुश्किल है कंसिस्टेंटली। ग्लेन मैक्सवेल
14 साल में, 15 साल में 2 बार चल सकते हैं, 3 बार चल सकते हैं, जिस हिसाब से ये केयरलेस या केयर फ्री एटीट्यूड है। मतलब बहुत ज्यादा पहले दिन से आंसर राइटिंग करना और बहुत कम आंसर राइटिंग को इग्नोर करके चलना, दोनों अप्रोच के बीच में कहीं हमें चलना है। So when you're starting your preparation for 2026, remember that answer writing will come after at least 1.5 to 2 months, at least 3 महीने भी हो सकते हैं जिसके बाद आप स्टार्ट करो। पहले ही दिन से उसकी टेंशन लेके स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। तीसरी चीज, करंट अफेयर्स को लेकर खासतौर पे पीडीएफ कलेक्टर बनना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह पीडीएफ कलेक्टर की तरफ आप बढ़ते तब हो जब आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, मैं 1.5 घंटा लगा रहा हूं, लेकिन डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ रहा हूं और मैं मैगजीन भी पढ़ रहा हूं और मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की मैगजीन कवर करूंगा, तो शायद जो पेपर में पूछा जाता है वो मैं कवर कर पाऊं। ये मैं आपको बिल्कुल हिदायत के साथ बता सकता हूं कि जो टॉपर भी होते हैं, रैंक होल्डर भी होते हैं, अगर वो 2 मैगजीन पढ़ भी लेंगे तो वो उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। आपको पढ़ना उतना है जितना आप रिटेन कर पाओ और उसमें से 80% 70% एग्जाम में रिकॉल कर पाओ। तो इसलिए जो स्कोप है ना वो बहुत कम रखना है, चाहे आप करंट अफेयर्स की बात करते हो, चाहे आप स्टैटिक की बात करते हो। खास तौर पे करंट अफेयर्स को लेकर ये सिंड्रोम देखा जाता है कि मैंने बहुत सारे एरियाज में से करंट अफेयर्स उठा लिए। ऐसा मैंने पहले अटेम्प्ट में किया था। जब मैंने पहले अटेम्प्ट दिया था, आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स एग्जाम। रीजन, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्टैटिक को रिवाइज नहीं किया। मुझे लगा कि सारा का सारा पेपर या मैक्सिमम पेपर जो है करंट अफेयर्स से ओरिएंटेड होगा, है ना। और ऑल्दो उस वक्त देयर वर पीपल हु कुड हैव गाइडेड मी, पर ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप करंट ओरिएंटेशन को कितना प्रायोरिटी देते हो और अगर 2-3 सोर्सेज से पढ़ते हो तो उसको किस तरीके से याद रखोगे पेपर में, ये प्रैक्टिकलिटी पहले समझ के चलना। टेस्टिंग को इग्नोर करना। टेस्टिंग मतलब मेंस के टेस्ट नहीं लिखना और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट नहीं लिखना। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो सिंपल से भाषा में ऐसे बताया जा सकता है, मेरा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं टेस्ट लिखूंगा। वो दिन कभी आता नहीं है, ठीक है। वो दिन कभी नहीं आता है जब टेस्ट लिखने का आपका मन करेगा। मन मार के अपने आप को फोर्स करके टेस्ट लिखने पड़ते हैं, चाहे वो मेंस के हो चाहे वो प्रीलिम्स के हो। ये भी मैं बहुत ही ठोकर खा के चीज सीखा था एंड मुझे ये रियलाइज हो गया था कि कई बार टेस्टिंग को और मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्टिंग को लर्निंग टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई टेस्ट लिखते हैं उसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं। जो क्वेश्चंस गलत होते हैं वो हमें एजिटेट करते हैं, मेंटली हम थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान होते हैं। जो ये परेशानी है, जिस परेशानी को अगर हम क्रॉस करते हैं तो लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर हम इस परेशानी को क्रॉस नहीं करते या परेशानी को अवॉइड करने के लिए टेस्ट ही नहीं लिखते हैं, वो बंदे का ना तो रैंक आना तय है, ना उसका कुछ आगे हो सकता है। आई एम सेइंग फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अगर आपकी किस्मत खराब भी है तो आप वो पोर्शन ऑफ अपना किस्मत सही कर सकते हो जो आप अपने कंट्रोल से चलाते हो। जो चीज आपके कंट्रोल में है उसको तो बेस्ट करना पड़ेगा, ताकि किस्मत पे दोष देने के लिए कुछ लेवल तो हो हमारा, है ना। कि हम प्रीलिम्स नहीं क्लियर करते हैं और हम रिजर्वेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं कि यार जनरल कैटेगरी का बुरा हाल है। अरे पहले पहुंचो लिस्ट तक और फिर ये बात बोलने लायक बनो। अगर ये बात बोल देते हो आप आफ्टर यू आर गेटिंग सेलेक्टेड, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। या आपका 1 नंबर से रह जाता है, 2 नंबर से रहता है, 5 नंबर से रहता है, वो स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट किया जा सकता है। बट जो प्रीलिम्स नहीं लिख रहा है और फिर वो रिजर्वेशन को ब्लेम करेगा या किसी और फैक्टर जो उसके कंट्रोल में नहीं है फिलहाल उसको ब्लेम करेगा, तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। टेस्टिंग को एज अ टूल, एज अ लर्निंग टूल कैसे किया जाता है, ये मैं अपने मेंटोरशिप सेशंस में स्टूडेंट्स को बताता जा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं वन-ऑन-वन मेंटोरशिप के चलते, जिसके अंदर टेस्टिंग को कैसे डेली बेसिस पे यूज करना है आपने और कैसे वीकली बेसिस पे मैं उनसे रिपोर्ट लेता हूं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेरे साथ। और लास्टली, सब्जेक्ट का बायस आपको हटाना है। सब्जेक्ट के बायस का क्या मतलब है, इससे पहले एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूं एक इंफॉर्मेशन कि जो हमारा 2026 के लिए जीएस फाउंडेशन बैच है वो लॉन्च हो गया था, 1 तारीख से लॉन्च हो गया है। बेसिकली इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको फैकल्टी के द्वारा सारा कंटेंट मिलेगा। तो जितने भी पॉइंट्स की मैंने बात की, चाहे वो टेस्ट की बात हो, चाहे वो मेंस के क्वेश्चंस की बात हो, चाहे वो इवैल्यूएशन की बात हो, ये सारा का सारा कंट्रोल जो है वो फैकल्टी के हाथ में रहेगा। फैकल्टी आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट होगी और आपके साथ हमेशा
एक तरीके का मेंटोर मेंटी का रिलेशन बना के रखेगी, ताकि आप जिस तरीके से इन पिटफॉल्स में पड़ने लगो आपको वहीं बचा लिया जाए और आपका अटेम्प्ट जो है सेव कर लिया जाए। अटेम्प्ट सेव करने के लिए आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है सब्जेक्ट बायस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी व्हाइल प्रिपरेशन दे फील वेरी अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। से फॉर एग्जांपल आई लाइक हिस्ट्री अलॉट, मुझे हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ के, बहुत अच्छी बात है। जैसे हम हमारे चैनल पे सोनप्रिया मैम पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत मजा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब वो श्रद्धा मैम का वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है कि पहली बार उनको ऐसा लगा कि ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है और समझी जा सकती है। यह बात बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अप्रिशिएबल है। इनफैक्ट ये हम सालों से देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ ज्योग्राफी से, क्या सिर्फ हिस्ट्री से, क्या सिर्फ इकोनॉमी से, क्या सिर्फ पॉलिटी से पेपर निकलता है? नहीं। यूपीएससी किन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देता है, यूपीएससी किन सब्जेक्ट्स में से ज्यादा सवाल पूछता है और किस प्रकार से पूछता है, इससे डिपेंड होता है कि आपका स्कोर कैसा रहेगा दोस्तों। और हम भी जिस तरीके से प्रोग्राम डिजाइन करते हैं उसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई ऐसी चीज रह ना जाए जिस पे आप फोकस नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक बेचारा छोटा सा सब्जेक्ट होता है सोशल इश्यूज, जिसको दुनिया भर इग्नोर करके चलती है, लेकिन जब आप मेंस में जाते हो, मेंस में 6 सवाल आते हैं इसमें से, ठीक है, 6 क्वेश्चंस of the mains, that is almost 100 marks is asked from social issues, that is जिसको मैं इंडियन सोसाइटी या सोशल इश्यूज कह सकता हूं। तो इसके लिए स्पेसिफिकली जो क्लासेस रहती हैं, इसके लिए स्पेसिफिकली जो स्ट्रेटेजी रहती है, दैट ऑल इज इंक्लूडेड व्हेन वी आर गाइडिंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, सेम वे हमें पता है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इग्नोर्ड है लेकिन उनकी वेटेज बहुत है। ठीक है, और ये चीज आइडेंटिफाई करना और इस चीज के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हम इंश्योर करते हैं। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट है भी, मान लीजिए आपको ज्योग्राफी बहुत पसंद है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसको पढ़ने के चक्कर में, इसमें एक्सपर्टीज प्राप्त करने के चक्कर में और इसमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट, इन फोरम्स पे अपनी सुपीरियरिटी शो करने के चक्कर में कि हम बहुत अच्छा इसके बारे में ज्ञान रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, पर क्या पेपर में मार्क्स में ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसके लिए आपको ये 5 रूल्स जो मैंने डिस्कस किए हैं, नॉट टू डू समथिंग, ये फॉलो करने बेहद जरूरी। मैं और भी बात करना चाहता हूं पर वक्त कम है, क्योंकि वक्त आपका भी कीमती है और मेरा भी, है ना। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपनी स्ट्रैटेजी को इन 5 मापदंड पे गाइडेंस के तौर पे देखें। अगर आपको कोई भी कंसर्न है और आप किसी भी हम में से किसी भी फैकल्टी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं वो कंसर्न, आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और 2026 के लिए जो अटेम्प्ट प्लान कर रहे हैं उनको एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और क्या चीज होने वाली है कल परसों, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम अगर अनकंट्रोलेबल के बारे में सोचते वक्त कंट्रोलेबल चीजें गिव अप कर देते हैं तो हम एक तरीके से एक ऐसे जोन में जा रहे हैं जहां पे वी लूज कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ एज वेल, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन। जब जितनी चीजें आप चेकलिस्ट के तौर पे टिक करते रहते हैं, डेली बेसिस पे काम में लगे रहते हैं, उसमें से 70% 80% अचीव करते हैं, ट्रस्ट मी, वो एक बहुत ही अंडररेटेड अचीवमेंट है ना, बहुत ही अंडररेटेड अचीवमेंट है। और उन सभी लोगों को जो डेली बेसिस पे इस देश में अपना काम सही तरीके से ईमानदारी से कर रहे हैं, वो लोग सोल्जर्स से कम नहीं है। इसलिए सोल्जर्स के लिए, सबकी हेल्थ के लिए और सबकी सेफ्टी के लिए प्रार्थना करते हुए, साथ ही साथ अपनी आर्म फोर्सेस को एक सपोर्ट की अपील करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप कि आप इन चीज़ों को ना अपनी प्रिपरेशन में अडॉप्ट करेंगे। इट डज नॉट मैटर कि कोर्स के बारे में सोच रहे हो नहीं सोच रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं ये 5 गलतियां क्रीप अप ना हो। आगे आने वाले 1 साल में आपको इस बात को सुन के कम से कम ये 5 गलतियां कर रहे हो ये याद रहे। धन्यवाद और मिलते हैं जल्द।